हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ शाइन। दिस इज़ मी सिया, जो अर्थ शाइन चैनल के थ्रू आप सबकी नीट प्रिपरेशन जर्नी को थोड़ा आसान बनाना चाहती है। अगर आप सबका सहयोग हो तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगी इसमें। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं अर्थ शाइन चैनल, और यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करेंगे, क्लास 11th और 12th की। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लान जानेंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। लेक्चर ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आज, जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो इसके पहले हम लोग प्लान जानेंगे कि हम लोग का प्लान रहने क्या वाला है, हम लोग कैसे जाने वाले हैं, पहले वो देखते हैं। तो हमारा प्लान रहेगा, सबसे पहले यूट्यूब के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे भी अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में टेलीग्राम चैनल के थ्रू हेल्प भी लेते रहेंगे। आप लोग लेंगे और मैं हेल्प आप लोगों की करूँगी, ठीक है। तो पहले यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो मैं नोट्स लाऊंगी वो सारे एनसीईआरटी की लाइन से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए होंगे। एनसीईआरटी की लाइन आप समझ सकते हो कि एनसीईआरटी के नोट्स ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी और उसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। फिर कॉन्सेप्ट जितने रहेंगे वो सारा बताया जाएगा। फिर अब यहाँ पे पहले क्या मैं कैसे करवाने वाली हूँ कंप्लीट, वो बता देती हूँ। पहले हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम लोग रीड करेंगे, सबको डिकोड करेंगे नोट्स के थ्रू। उसके बाद पीवाईक्यूज़ करेंगे, पीवाईक्यू का सेशन लगाएंगे। उसके बाद फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, नहीं ये नहीं कह सकते, ये कह सकते कि हाँ, हाई वेटेज टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगा हम लोग यूनिट वाइज मॉक लगाएंगे। मैं खुद क्वेश्चन रेडी करूँगी आप लोगों के लिए, तो हम लोग वो करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को छोड़ दूँगी कि नहीं अब आप लोग अपने से रिवीजन करो, ऐसा नहीं। मैं खुद से जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगा मैं आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ में करवाते चलूँगी, इसकी कोई टेंशन नहीं होने वाली। फिर अब ये हो गया यूट्यूब के बारे कि यूट्यूब पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे क्या होने वाला है, क्या सिर्फ वहाँ लिंक शेयर होगा या फिर क्या होने वाला है वहाँ पे, वो भी देखते हैं। उसमें क्या रहेगा कि आपको लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे, जो कि नोट्स की तरह ही है रहेंगे सारे, वो आपको वहाँ मिलेगा। फिर डेली जो लेक्चर होंगे उसके वहाँ पे क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे, आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा कुछ क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा आपको। फिर डेली मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आपके दिन की शुरुआत होगी। आपको पुश मिलेगा कि हाँ आपको करना है, ठीक है। मोटिवेशन जो इधर उधर ढूंढते वो आपको यहीं पे मिलेगा। और भी जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनके लिए प्रॉपर पूरा वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहीं पे टेलीग्राम पे ही बताई जाएंगी चैनल पे, ठीक है। और थोड़ा लास्ट तक देखना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। डेली मोटिवेशन, स्टडी रिमाइंडर्स कि हाँ आप कितने आवर्स पढ़े, आपको ये बताना होगा डेली कि कितना पढ़े हो, पूरे दिन क्या किए हो, सब कुछ बताना होगा आपको। और एकदम ऑनेस्टली आपको वहाँ पे रहना होगा। फिर स्टडी ट्रैकर, कैसे खुद को ट्रैक करोगे, ये सारा कुछ मैं बताऊँगी वहाँ पे। और ये सारा कुछ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें डिस्कशन ग्रुप रहेगा, जहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे, जैसे भी डाउट होंगे, आप वहाँ पे शेयर करोगे और मैं वहाँ पे आपको आंसर कर रही होंगी, आपके डाउट सॉल्व कर रही होंगी, और आप सब भी एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर रहे होगे, जिससे आपका भी जो चीज़ आप भूल रहे होगे आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी सामने वाले की हेल्प करके, ठीक है। फिर साथ में पॉजिटिव इंटरेक्शन रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसके साथ ये रहेगा कि मैं वीकली क्विज़ करवाऊँगी, और जो उसमें जो टॉप पर होंगे, टॉप 3 लिस्ट में होंगे, वो उनके नाम मैं यहाँ पे चैनल पे मेंशन करूँगी। और जो पूरे लास्ट तक बने रहोगे, अच्छे से बने रहोगे, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, वो सबको जो रेगुलर बने हुए रहोगे, ठीक है, उसको लास्ट में मैं गिफ्ट भी दूँगी। तो वो सारा कुछ, बहुत कुछ मैं प्लान कर रखी हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा बने रहना और देखना, आपके फ़ायदे के लिए ही है, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा देखना, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो प्लान रहेगा कि हम लोग का दिसंबर तक हम लोग को कंप्लीट करना है। पूरी बायोलॉजी जो है हमारी, इसे हम लोगों को दिसंबर तक कंप्लीट करना है। और अगर मैक्सिमम अगर जाए तो जनवरी तक में, उससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे।
मान के चलेंगे कि हम लोग के पास 150 डेज है, इसी के अंदर हम लोग को ये 11th के 19 चैप्टर, 12th के 15 चैप्टर टोटल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा प्लान। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। ठीक है, और जो टेलीग्राम से हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा आने वाला है इस चैनल पे। तो अब यहाँ पे ये मैं बता दी सब कुछ कि क्या प्लान रहेगा, सब कुछ यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे दी। अब हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि लेक्चर अब मतलब अब प्रॉपर लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसका पार्ट है, बॉटनी का, बॉटनी वाले सब्जेक्ट का ये पार्ट है हमारा। तो उसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ये हम लोग 9th में भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बायो को सिर्फ रट्टा मारा जाता है, ऐसा नहीं है। इसको अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा, और मैं आप लोगों को समझाऊंगी, रट्टा नहीं मराऊंगी कि हाँ रट्टा मार लिए कि ये रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ ही चलने वाली है, तो ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को अब, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। ये है लेक्चर नंबर 1, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि सेल है क्या। तो सेल हम लोग सीधा ये नहीं चलेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये नहीं समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि सेल वास्तव में है क्या। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई डॉग है, कैट है, इंसेक्ट है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक ट्री है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है उस ऑर्गेनिज्म की, उसको सेल बोला जाता है। जैसे कि जैसे सबको एग्जांपल देता आया है, जैसे अगर कोई घर बनता है तो वो कैसे बनता है, एक एक ईंट को जोड़ करके पूरा घर तैयार किया जाता है। तो वो जो छोटा छोटा जो ईंट लगा है, वो ईंट क्या कहलाता है, वो बेसिक यूनिट, सबसे छोटी इकाई, क्योंकि सबसे छोटा वही है जो मतलब एक एक करके सब कुछ जोड़ करके रख रहा है, और जोड़ करके एक पूरा एक स्ट्रक्चर दे रहा है घर का। घर का स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, ईंट दे रहा है। ईंट को हम लोग जैसे सजाएंगे वैसे वो शेप दे देगा घर का। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे शरीर में होता है कि एक एक सेल अच्छे से मिल करके एक प्रॉपर शेप देता है। अब हम लोग के शरीर में जो सेल होता है वो भी बहुत तरह का होता है। ये नहीं कि सारे सेल एक ही तरह के होंगे, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग तरह के सेल होते हैं हमारी बॉडी में, और वो सारे अच्छे से एक तरह के सेल अरेंज होकर के फिर वो मतलब एक पूरा हम लोग को ये बॉडी रेडी की है। अब ये पढ़ेंगे कि बॉडी जो रेडी हुआ है हम लोग का, ये कैसे कैसे रेडी हुआ है, ये प्रोसेस भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये जो कहा गया है, ये क्यों कहा गया है। अब ये स्ट्रक्चरल मतलब क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे। तो मतलब बेसब्र मत होना, कहता है ना कि पेशेंस रखना। हाँ, तो पेशेंस रखना और सुनना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बने हुए, एक और एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। और जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा होता है, सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो आराम से सुनना। अब नेक्स्ट आता है हमारे एनसीईआरटी में कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है उसके अंदर जो उसको लिविंग बना रही है, उसे नॉन लिविंग क्यों नहीं कहा जा रहा, उसे लिविंग क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल आता है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा लिविंग। ठीक है, और नॉन लिविंग जो होते हैं वो नॉन लिविंग इसलिए हैं क्योंकि उनमें सेल प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया। फिर एक लाइन है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉजेज सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव सेल।
और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। अब ये जो सेल है तो नहीं, सेल नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, तो वो तब हम तभी पढ़ेंगे जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो दो तरह के टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, दो तरह के, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, यूनी मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब एक, और सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा, सेल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल है। जैसे कि अमीबा हो गया, ये तो हम लोग डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं कि अमीबा, अलगी, ये सारा कुछ क्या है, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल है। इनमें मात्र एक ही सेल है और एक ही सेल के अंदर जितनी भी हम लोग की लाइफ की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो सारा कुछ इसमें ही हो रहा होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में हमारे, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ये मात्र एक सेल का बना हुआ है और यही सिंगल सेल क्या है, ये सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। हमें हमारे लाइफ में जो ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती है हमारे शरीर में, वो सारा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक ही सेल के अंदर हो रहा होता है। और एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन्हें किन्हीं की और की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, किन्हीं और की हेल्प नहीं चाहिए होती है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अलगी, बैक्टीरिया। अब यूग्लिना क्या है, यूग्लिना क्या है आप लोग बताओ, ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। जो पूरी वीडियो देख रहे होगे उनको पता है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछी हूँ, तो आपको ये जवाब देना है। फिर अब देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, ये सारा जो भी एक्टिविटीज़ है ये सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। वन सेल मतलब एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक सेल के अंदर भी ये सारे चीज़ें चल रही होती हैं, जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा कुछ चल रहा होता है। अब दूसरा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे होता है, और सेलुलर मतलब सेल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, दो और दो से ज़्यादा सेल जिसमें पाए जाते हैं उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेड अप ऑफ मैनी सेल। जैसे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन मतलब कौन, हम ही लोग, डॉग, मैंगो ट्री, फ्रॉग वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारे क्या कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और जितने भी सेल होते हैं हमारे अंदर, वो हर एक सेल का एक अलग अलग अपना स्पेसिफिक काम होता है कि उस सेल, जैसे देखो यहाँ पे बताई हूँ मैं, जैसे कि आरबीसी, इसका फुल फॉर्म पता होगा, रेड ब्लड सेल। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का। न्यूरॉन, हमारे नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक यूनिट है क्या है, न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स ये ट्रांसफ़र करता है, हम लोग के मतलब मैसेज जो रहता है उसको ट्रांसफ़र करता है। मसल सेल ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन वगैरह, हम लोग का जो मूवमेंट वगैरह होता है ये सबको देखता है। अब इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर, ये बात कही गई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। मतलब हर एक सेल को उनका एक स्पेसिफिक काम दिया जा चुका है कि हाँ उस सेल को यही काम करना, वो सेल दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम खैर छोड़ो, अभी नहीं बताती, ये हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ जब पढ़ेंगे तब हम लोग टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे कि सेल कैसे, कौन कौन सा सेल मिल करके कैसे टिश्यू बना रहा है, फिर कितने तरह के टिश्यू होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ बस इतना जानना कि अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे कि अब यहाँ पे, हाँ जो पहली स्लाइड पे मैं बताई थी कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो इसमें इसका क्या मतलब है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि हम लोग का जो बॉडी है इसको क्या दे रहा है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कैसे, देखो हम लोग का जो छोटा छोटा सेल है, ठीक है, ये सारा ग्रुप करके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू बनाने के बाद क्या बनाया, वो टिश्यू जो है वो फिर वो टिश्यूज़ एकजुट होकर के क्या बना दिए, ऑर्गन बनाए। फिर कुछ ऑर्गन्स मिल करके क्या किए कि ये पूरा ऑर्गन सिस्टम बना दिया। फिर जो ऑर्गन सिस्टम जब सब बना तब मिल करके क्या बनाया, हम लोग का पूरा बॉडी बनाया, ठीक है। जैसे देखो सेल
यहाँ पे एरो गलत दिया हुआ है। सेल से क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन। ऑर्गन से ये ऑर्गन ये जो कंबाइन हो गए काम किए डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो क्या कहलाया? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे फिर हम लोग का पूरा बॉडी तैयार हो जाता है। फिर हम लोग का फिर यहाँ पे फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला गया है क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो सारे हम लोग की कहाँ होते हैं? सेल के अंदर ही चल रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में चल रहे होते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है हमारे सेल के, ठीक है। तो इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया है क्योंकि जितने भी काम की चीज़ें जो ये सारा कुछ होता है, एक्टिविटी वगैरह, वो सारा कुछ यहीं होता है। न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है यहीं होता है, ठीक है। जैसे कि रेस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ये सब कहाँ होता है? सेल में होता है हमारे। इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोला गया है और स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसमें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ये सेल को इसलिए बोला गया है क्योंकि यही अच्छे से स्ट्रक्चर भी दे रहा है, फंक्शन भी कर रहा है, ओवरऑल हमारे पूरी बॉडी को फ्रेम दे रहा है। एक जो पूरा जो बेसिक ढांचा, जैसे कोई घर बनता है तो उसका नींव कितना मजबूत होना चाहिए, मतलब जितना मजबूत नींव उतना ही मजबूत घर बनेगा। तो उसी तरह से ये नींव रखने का काम कर रहा होता है और ये पूरी बॉडी हमारी बनाता है। इसीलिए इसको बोला गया फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि हमारे सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है ये सेल। ऐसे भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर सेल पाया जाएगा, तो सेल नॉन लिविंग कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। फिर कैन परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ऑफ कोर्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही तो सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती है या केमिकल एक्टिविटीज़ कह लो, वो सारा क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। अब मेटाबॉलिज्म भी दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको हम लोग रहने देते हैं। फिर ये क्या करता है? ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके अंदर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब ये कहाँ कैसे पाया जाता है सब कुछ डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के थ्रू ये रिस्पॉन्ड करता है। स्टिमुलस लाइक हम लोग को कोई टच करता है, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या है? हम लोग की बॉडी को कोई और स्टिमुलस दे रहा है जिसके प्रति हम लोग उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। फिर मेंटेन्स होम्योस्टैसिस। अब ये भी है कि हम लोग की बॉडी में लाइक टेम्परेचर वगैरह, वाटर वगैरह हम लोग के बॉडी में लाइक सेल के अंदर वो सारा ये रेगुलेट कर रहा होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये भी सेल का खासियत है, लेकिन कौन से सेल का? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर सेल का। ये जो यूनिसेलुलर है उनका ये खासियत है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि अकेले ही ये खुद की लाइफ को चला सकते हैं, इनको किसी और सेल की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट थे जो इसको ढूंढे हैं, ये सब कुछ किए हैं, ताकि तभी तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे अगर ये नहीं ढूंढते तो हम लोग को पता कैसे लगता कि हम लोग जीवित कैसे हैं, हम लोग का शरीर बना कैसे, हम लोग को कैसे पता लगता? तो हम लोग इनके आभारी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को गुस्सा भी आता है कि ये ढूंढे क्यों, हमें पढ़ना इतना पड़ रहा है, ठीक है। तो छोड़ो इन बातों को, अब पढ़ना तो है ही है, तो पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में हम लोग क्या ही पढ़ते हैं, कौन कब क्या किया, कैसे किया, यही सब कुछ। तो इसमें भी वही देखेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। ये क्या किए थे? 1665 में ये डेड सेल ढूंढे थे। कहाँ से? तो कॉर्क जो है, कॉर्क समझ रहे हो, छाल, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। तो जो सूखा हुआ पेड़ था तो उससे उसका जो छाल था वो निकाल करके उसको फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये देखे थे कि उसके अंदर है क्या। तो वो तो लिविंग नहीं था, वो तो सूख गया था ना, तो उसके अंदर लिविंग कैसे पाया जाएगा? तो वो वो जो ढूंढे उनको क्या मिला? डेड सेल मिला, ठीक है। देखो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखे और उनको क्या मिला? डेड सेल मिला था, ठीक है, ऑब्जर्व्ड डेड सेल, ठीक है। और ये जो डेड सेल मिला, इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? इसका हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको मिला था। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो शेप होता है वैसा ही इनको शेप दिखा था जब ये माइक्रोस्कोप में देखे थे तब। और इनकी जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1665 में, माइक्रोग्राफिया। और यही जो है, यही सेल का नाम रखे थे सेल, क्योंकि वो छोटा छोटा रूम जैसा था। जब वो माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको छोटे छोटे रूम दिखाई दिए और जिनका नाम ये रखे सेल, ठीक है।
अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि ऑब्जर्व डेड प्लांट सेल नॉट लिविंग सेल। ये ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक जो है ये डेड सेल मतलब डिस्कवर किए थे, लिविंग नहीं। और ये सेल टर्म दिए थे, क्वाइंट द टर्म मतलब ये सेल दिए थे, वर्ड दिए थे। फिर अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek। ये क्या किए थे, ये सबसे पहले लिविंग सेल देखे थे। रॉबर्ट हुक तो देखे थे डेड सेल, लेकिन ये क्या देखे थे, लिविंग सेल। ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट जो लिविंग सेल देखे थे। और ये एक डिज़ाइन किए थे सिंपल माइक्रोस्कोप जिनकी मैग्नीफिकेशन बता रहा है यहाँ पे। तो ये अपने माइक्रोस्कोप में देखे थे। और कौन कौन से लाइक ऑर्गेनिज्म को देखे थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ये सारे को अपने माइक्रोस्कोप में ये देखे थे। और फिर तब बताए थे कि ये लिविंग होता है, इस सेल के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ये क्या बोले थे, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है, एंटोन वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि यही थे जो सबसे पहले ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, ये सबको माइक्रोस्कोप के अंदर देखे थे, इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर आते हैं तीसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे, उस न्यूक्लियस को ये ढूंढे थे कब, 1831 में। तो ये डेट वगैरह याद रखना थोड़ा साइंटिस्ट वगैरह का। ठीक है, जब इसे बार बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आपको याद हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही याद हुआ था, मैं याद नहीं करी थी कि हाँ रॉबर्ट ब्राउन इतने में ये किए थे, ऐसे नहीं। जब आप बार बार देखोगे ना तो बिना पढ़े ही आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। ठीक है, टफ समझ करके मत चलना, बहुत ईजी है। जब आप 4-5 बार बस खाली खोल करके देख लोगे ना, आपको माइंड में खुद ही फिट हो जाएगा। ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट आते हैं, मैथियस स्लेडन और स्वान। इनका नाम अक्सर हम लोग साथ में सुनते रहते हैं, आप भी सुने होंगे 9th में 1-2 जगह पे। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया। स्लेडन जो है ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ये कुछ नहीं है, देख लो। ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब कि जो पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या किए थे, एक बहुत बड़े मात्रा में प्लांट के ऊपर स्टडी किए थे। और ये बताए थे कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, ये बताया। अब यहाँ पे थियोडर स्वान जो थे ये कब बताए थे, 1838 में बताए थे स्लेडन। और स्वान जो थे ये ठीक 1 साल बाद 1839 में ये बताए थे थियोडर स्वान जी। ये कौन थे पहले ये देखते हैं, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये क्या पढ़े थे, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे। और ये फिर ये पता करते हैं कि ये जो एनिमल का जो सेल है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बताया। फिर ये बताते हैं कि जितने भी एनिमल हैं ये भी किससे मिल के बने हुए हैं, सेल के मिल कर के बने हुए हैं। ठीक है, ये भी बताया क्या कि ये जितने भी एनिमल सेल हैं वो किससे बने हैं, सेल के मिलकर के बने हुए हैं। और उधर स्लेडन जी हैं वो भी बताए थे कि प्लांट सेल भी किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। फिर उसके बाद जब इनका ये जो खोजबीन है ये जब कंप्लीट हुई, तब ये सोचे कि अब देखते कि एनिमल जो हैं वो भी सेल से मिलकर के बने हैं और प्लांट भी सेल से मिलकर के बने हुए हैं, तो क्या दोनों सेम हैं, क्या दोनों के सेल जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तब उनको जब ये दोनों चीज़ें वो देखने लगे, स्वान जो थे थियोडर स्वान, तब उनको दिखा कि नहीं, दोनों सेम नहीं है। एनिमल्स के ऊपर जो है वो सिर्फ एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके ऊपर एक और लेयर दिख रही है जो थोड़ी सख्त सी है, जो थोड़ी टाइट सी है, रिजिड है थोड़ी। तो वो उसका नाम क्या दे दिए, सेल वॉल दे दिए। और बोले कि इसका ये जो है ये यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट सेल की, यूनिक फीचर है प्लांट सेल का ये सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट नहीं, मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिल करके कौन सा थ्योरी दिए हैं, अब ये देखते हैं। तो अब ये क्या कि स्लेडन और स्वान जो थे ये दोनों जब अपना जब ये देख लिए, रिसर्च कर लिए कि प्लांट के ऊपर क्या कैसे पाया जाता है, फिर एनिमल्स किससे मिल करके बने हुए हैं, जब ये दोनों देख लिए तो फिर दोनों एक साथ बैठे और बोले कि चलो अब हम लोग दोनों मिल करके कुछ एक नया चीज़ निकालते हैं, कुछ नया चीज़ फॉर्म करते हैं। फिर वो क्या दिए, सेल थ्योरी दिए। ठीक है, दोनों मिल करके फिर क्या दिए, सेल थ्योरी दिए। लेकिन ये भी पूरा नहीं दे पाए, पूरे अच्छे से नहीं बता पाए।
ये भी अब इसका भी ड्रॉबैक देखेंगे। आवाज़ पे मत जाना, थोड़ा बेकार हो रखा है, ठीक है। जो समझा रही हूँ वो समझना। फिर ये बताते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे मिलकर के बने हैं, सेल के मिलकर के बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से, मतलब सेल और सेल का जो ग्रुप होता है उससे मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये बात तो सच है इनकी कि हाँ, जितने भी हमारे बॉडी में वो सारे सेल और सेल के गुच्छे ही भरे पड़े हैं जिससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। फिर ये क्या बताया, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सही है। लेकिन अब ये क्या नहीं बता पाए कि जैसे मान लो ये तो बोल दिए कि ये हमारा जो शरीर है ये सेल और सेल के ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नया सेल आ कहाँ से रहा है। जैसे हमारा बॉडी तो ग्रो कर रहा है, तो अब यहाँ पे हमारी बॉडी में जब जो पहले से सेल प्रेजेंट है वो तो है, लेकिन नया सेल आ कहाँ से रहा है ये नहीं बता पाए। तो ये इनका लिमिटेशन हो गया, ये इनकी कमज़ोरी हो गई, ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो इनमें ये दिक्कत आ गया। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो क्या बताए। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो, कब, 1855 में, ठीक है। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये जो सेल थ्योरी हम लोग के जो दिए स्लेडन और स्वान साहब जो दिए थे, तो उसको ये क्या किए, फाइनल शेप दिए। मतलब फाइनल वो जो लिमिटेशन उनकी लगी थी कि नए सेल आ कहाँ से रहे हैं, जो वो नहीं बता पाए थे, उस चीज़ को ये बताते हैं कि वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो मॉडिफाई की सेल थ्योरी को और एक स्टेटमेंट दिए, ठीक है। सर्च वगैरह कर लिए, फिर एक स्टेटमेंट दिए कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी नए सेल आ रहे हैं वो पुराने सेल से ही उभर करके आ रहे हैं। उभर कर आना मतलब कि पिछले जो सेल हैं वही सेल मल्टीप्लाई करके और सारे सेल बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था इनका ये फाइनल शेप। तो इसमें फाइनल शेप अगर थ्योरी का देखो तो पहली लाइन क्या आएगी कि जितने भी सेल, मतलब हमारा जो बॉडी है वो क्या है, किससे मिलकर के बना हुआ है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है। और सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा कि जितने भी नए सेल आ रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल थ्योरी। अब ये क्या, इस तरह से हम लोग की जो सेल थ्योरी थी जो बची हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, ये जो रुडोल्फ वर्चो जी हैं ये उसे पूरा किए। अब इसके बाद फिर इसी बीच में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तभी ये फिर ये अच्छे से और बता पाए थे। तो ये बीच में डिस्कवरी हुई थी, ये क्या 1950s में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी, 1950s में हुई थी, जो कि साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प हुआ। सेल ऑर्गेनेल फाइंड करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने में, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ और अच्छे से डिटेल में देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इसमें, ठीक है। अब एक लाइन हम लोग की लिखी गई है एनसीईआरटी में, ये देख लो, एक सेकेंड, ये वाली लाइन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन तो बहुत मतलब देखने में तो सिंपल लग रहा है लेकिन तगड़ा मीनिंग है, ठीक है। ये याद रखना कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक पूरे सेल को कंप्लीट नहीं कर रहा है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे कि एक सिंगल सेल है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो एक सेल से भी कम हो तो वो उसको नहीं बोला जाएगा। जैसे ऑर्गेनेल अलोन कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। जैसे कि ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई अगर एक सेल, अगर कोई बोले कि आधा सेल, तो आधा सेल नहीं होता है, वो सेल लिविंग काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो आधा सेल होता ही नहीं। अगर कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अगर रख रहा है तो वो एक सेल होना ज़रूरी ही है, पूरा एक सेल होना ज़रूरी है, तभी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऑर्गेनेल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये बताया ऑर्गेनेल अलोन कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ये बता रहा है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम लोग पढ़ें कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तभी फंक्शन करेगा, तभी काम करेगा जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर इसी तरह राइबोसोम के बारे में भी है, लेकिन जो कंप्लीट सेल है वो सर्वाइव कर सकता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अलगी, पैरामीशियम, तो ये सारा ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। अब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ से हम लोग सेल के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, और जो पहले पढ़े उसको भी रिवाइज करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ते चलेंगे।
लेकिन यहाँ से हम लोग अब अगले दिन शुरू करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम चल गया, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, देखना। और आप लोगों को कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ अच्छे से और कुछ चाहिए तो आप बताना। और लेक्चर कैसा रहा, कैसा समझ में आया, एक कमेंट ज़रूर करना। आप अगर एक चीज़ बताओगे तो मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगी और आपको और अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड करवा पाऊँगी। तो थोड़ा एक कमेंट सबको करना है, थोड़ा टाइम निकाल करके, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कर सकूं, बेस्ट निकाल सकूं, अपने साइड से बेस्ट दे सकूं आप लोगों को। एंड आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा पढ़ते रहना। कल से हम लोग पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ाई की बातें भी, और जो डाउट डिस्कशन वगैरह है वो सारा कुछ हम लोग टेलीग्राम पे करते चलेंगे। साथ में और भी बहुत कुछ मैं बताऊँगी, तो बने रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।